नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, उस मामले में शामिल 5 आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए थे। जिन आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है उनके नाम अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीर हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी गुली को भी गिरफ्तार किया है। गुली पर हिंसा में शामिल लोगों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। वहीं पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए वायरल वीडियो में देखा गया सोनू पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जो 5 आरोपी हैं जिनके खिलाफ एनएसए लगा है, उनके खिलाफ पुलिस को क्या कुछ सबूत मिले हैं और 25 आरोपियों में क्या दोनों पक्षों के लोग शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस को कई सारे सबूत मिले हैं, ऐसा दावा है दिल्ली पुलिस का। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे और इसके बाद अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की और कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस पूरे केस में, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो 5 आरोपी हैं, जिसमें अंसार मुख्य आरोपी है, जिसे मुख्य मास्टरमाइंड पुलिस बता रही है, उसके खिलाफ पुलिस ने और 4 और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस कानून के तहत आने के बाद उनको आसानी से बेल मिलना आसान नहीं होगी, लंबे समय तक जेल रहना होगा और जो सजा है वो भी आम जो आरोपी हैं उनसे ज्यादा होगी। तो 5 लोगों के खिलाफ एनएसए कार्रवाई जो है वो की गई है। पुलिस का ये दावा है कि जो ये आरोपी हैं इनके खिलाफ कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनके बेसिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो मुख्य आरोपी अंसार है, उसका जो पूरा बैकग्राउंड है उसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक टीम मिदनापुर पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है और वहां पर उसकी नानी के यहाँ उसके परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये कहा जाता है कि जो अंसार है वो जहांगीरपुरी का रॉबिन हुड है, वो कबाड़ का काम करता है और पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग लेकर आता है जिनको वो कबाड़ के धंधे में लगवाता है। तो उसका काफी बड़ा नाम है, जाना पहचाना नाम है, उसको इलाके में हर आदमी जानते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जब किसी को पैसे की जरूरत होती है तो अंसार पैसे भी देता है, तो इस तरह से लोगों की हेल्प भी करता है। तो इस तरह से काफी नाम है उसका। तो इस केस में दो और आरोपी हैं, दिलशाद और गुल्ली पर हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुल्ली को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और उससे पूछताछ चल रही है और इस केस में जो बाकी आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि दिल्ली नगर निगम आज जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाने वाली है। वहां पर जितने भी कब्जे किए गए हैं उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। तो क्या कुछ आज वहां पर होगा, ये हमें देखना होगा। जी मुकेश, आपने एक अहम जानकारी दी है कि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की तरफ से एक एनक्रोचमेंट को काबू में करने के लिए ड्राइव चलेगा। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से रामनवमी के मौके पर जो कुछ हिंसा हुई थी, नफरती बयान हुआ था, सब कुछ हुआ था, उसके बाद वहां भी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था, बुलडोजर चला था। लेकिन वहां की पुलिस पर सवाल उठे थे कि पहले से ये नोटिस क्यों नहीं दिया गया अगर यहाँ एनक्रोचमेंट था। तो दिल्ली में जहांगीरपुरी इलाके में जहां एनक्रोचमेंट ड्राइव होना है, क्या ये कहीं ना कहीं उसी तरीके का मामला यहां भी लग रहा है आपको? देखिए, जो दिल्ली नगर निगम ने पत्र लिखा है उसमें इंक्रोचमेंट हटाने की बात है। अब ये इंक्रोचमेंट क्या जो एक्यूज्ड हैं उनके घर गिराए जाएंगे या फिर ये वहां पर जो इंक्रोचमेंट है, क्योंकि वहां अधिकतर लोग कबाड़ का काम करते हैं और कबाड़ जो है सड़कों पर फैला हुआ है। मैंने खुद देखा कि कई सारे जो रोड हैं उनका एक कैरेज वे पूरा बंद हो गया है क्योंकि सड़कों पर ही बहुत सारा कबाड़ फैला हुआ है। तो क्या ये उस कबाड़ को हटाएंगे या फिर जो आरोपी हैं उनके घर तोड़े जाएंगे, ये हमें भी आज दिन में जब वहां पर बुलडोजर आएंगे एमसीडी के तब देखना होगा। लेकिन एमसीडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये जरूर आज के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि दिल्ली में पहली बार होगा कि जब किसी घटना के बीच में बुलडोजर आने की बात की जा रही है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा और मध्य प्रदेश में देखा। तो दिल्ली में भी ये बुलडोजर की जो बात है वो कल से लगातार चल रही है और एमसीडी ने पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस को कि हमें 400 जवान दिए जाएं, आज हम इंक्रोचमेंट हटाने वाले हैं। तो आज क्या कुछ होगा ये हमें देखना होगा। जी
पर नजर रहेगी, क्या कुछ होगा। और जो दिल्ली पुलिस का ये नगर निगम का जो ड्राइव है, क्या जो जहांगीरपुरी के जो आरोपी हैं उनके घरों को एंक्रोचमेंट माना जा रहा है, उन पर ये कार्रवाई होगी या फिर कोई ठोस कार्रवाई पहले से निर्धारित है इस एरिया में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, इस मामले में मुख्य आरोपी अंसार के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे मुकेश सिंह सेंगर, पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर पहुंची है, जो अंसार की नानी का घर है। आपको बता दें, जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा है, उनमें अंसार भी शामिल है। जहांगीरपुरी हिंसा का अहम आरोपी अंसार फिलहाल केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच एक फुटबॉल की तरह से बना हुआ है। अभी तक बीजेपी अंसार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बता रही थी, तो अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी का नेता बताया है और आपने अंसार की फोटो जारी कर उसके बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होने का दावा भी किया है। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है और ये वो टोपी पहन के अंसार यहां पे दिख रहे हैं। और देखिए टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के जहांगीरपुरी के दंगों के तथाकथित मास्टरमाइंड अंसार। वैसे यही वाली आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर पलटवार। जहांगीरपुरी हिंसा के अहम आरोपी अंसार की बीजेपी की टोपी पहने हुए फोटो जारी की। अंसार को बीजेपी नेता बताया और आरोप लगाया कि दंगों का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही है, इसलिए दंगे बीजेपी ही करवा रही है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष, इनके मेंबर पार्लियामेंट, हर आदमी सिर्फ उस दंगे को किसी ना किसी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ लेने में लगा हुआ था और हम कह रहे थे कि ये दंगे भाजपा ने कराए। इससे पहले बीजेपी लगातार अंसार की आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए फोटो दिखाकर उसे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बता रही थी और आरोप लगा रही थी कि इन दंगों के पीछे आपका हाथ है। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता पुलिस कमिश्नर से मिले और जहांगीरपुरी हिंसा में आम आदमी पार्टी की भूमिका की जांच की मांग की। 2 एंगल से जरूर आप जांच करिए और वो 2 एंगल में एक एंगल दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी के लोग, नेता, पार्षद और विधायक उसमें सूत्रधार थे, उसके मास्टरमाइंड थे। और वही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जो अंसार नाम का या और भी जो पकड़े गए, उनके आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है। उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी हमने उनको दी है। यानी कल तक जो जहांगीरपुरी में हिंसा का अहम आरोपी आपका था, अब वो बीजेपी का हो गया। पुलिस जांच में ही साफ हो पाएगा कि वो किस एक पार्टी का है, दोनों का है या फिर किसी का नहीं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद लगातार गर्माता चला जा रहा है। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर विवाद में एमएनएस ने एक नया ऐलान करते हुए कहा है कि 3 मई को राज्य के सभी मंदिरों में वो महाआरती करेगी। आपको बता दें कि 3 मई को अक्षय तृतीया भी है और ईद भी। पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। एमएनएस ने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर 3 मई तक नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। लेकिन अब 3 मई को ही महाआरती की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्रामध्ये मंदिरांमध्ये ही महाआरती केली जाईल। महाराष्ट्र में मंदिरों में महाआरती की जाएगी क्योंकि अक्षय तृतीया में बड़ा पर्व है। विविध ठिकाणी त्या विभागामध्ये स्थानिक पातळीवरती असलेल्या मंदिरांमध्ये महाआरती केली जाईल। क्योंकि मंदिरों पे ही लाउडस्पीकर पे महाआरती करनी है
तो जैसे कि मांग की जा रही है कि जो भी अवैध लाउडस्पीकर वो हटा दिए जाने चाहिए, तो सभी को कहा गया है कि अपने अपने पुलिस थानों से, स्थानीय पुलिस से इजाज़त लेकर ही महाआरती करें। लेकिन उसी दिन जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि उसी दिन रमज़ान ईद है और रमज़ान ईद की वजह से ही 3 मई तक का अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया है। लेकिन 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतरा तो क्या? एमएनएस का कहना है कि हमारे आंदोलन का यह असर है कि अब राज्य सरकार लाउडस्पीकर को लेकर नई गाइडलाइन लाने जा रही है। देखते हैं क्या दिशा निर्देश है, उसके बाद ही हम अगला कदम तय करेंगे। हमारी भूमिका में कोई बदलाव नहीं है, जो भूमिका थी वही भूमिका है। बंद किए जाएं और जो भी अवैध रूप से हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे और जो भी उसका परिणाम होगा वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं। इस बीच महाराष्ट्र डीजीपी और सीनियर अधिकारियों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें लाउडस्पीकर के लिए पुलिस इजाजत की जरूरत पर बल दिया गया। बैठक में तय खाके के आधार पर ही गृह मंत्रालय जल्द ही नए दिशा निर्देश जारी करेगा। लेकिन क्या उसमें भी नासिक पुलिस की तरह ही मस्जिदों के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी होगी? ये सवाल बना हुआ है। ये नासिक के कमिश्नर ने लिया हुआ निर्णय है भाई। अभी तक सरकार की गाइडलाइन सुनील भाऊ आई नहीं है। गाइडलाइन तो आने दो, फिर बात करेंगे। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने का भी ऐलान किया है। एमएनएस का कहना है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अयोध्या जाना चाहते हैं, इसलिए रेल मंत्री को पत्र लिखकर विशेष रेलगाड़ी की मांग की गई है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ मुल्ला के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं महंगाई की। खाने के तेल से लेकर गाड़ियों में डलने वाले तेल की बात करें और सब्जियों से लेकर सब्जियों को पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पीएनजी और एलपीजी की बात करी जाए तो सब कुछ महंगा हो गया है। अब महंगाई का एक और झटका होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन के तौर पर लोगों को लगा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 10 पॉइंट ब्याज दर बढ़ा दी है। आइए देखते हैं रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और अब एसबीआई ने MCLR 0.10 पॉइंट बढ़ाया है, जिससे होम लोन, ऑटो लोन और व्यक्तिगत लोन महंगा हो गया है। मसलन अगर आपने 25 लाख रुपए लोन ले रखा है तो साल भर में 2000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। देखिए, जैसा आपने कहा कि 6.65 था तो वो 6.75 हो गया, तो 10 बेसिस पॉइंट, 1 का जो 10वां हिस्सा है, जो 1% का 10वां हिस्सा जब बढ़ेगा तो लगभग 150 रुपया उसकी EMI के अंदर आपको फर्क पड़ जाएगा। मतलब साल भर में 2000 रुपए का आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। थोक महंगाई दर 15% तक पहुंच गई है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि एसबीआई के MCLR के पॉइंट बढ़ाने से अब दूसरे बैंक भी इसी तर्ज पर बढ़ा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दर जो बढ़ाई है वो 15 अप्रैल से बढ़ाई है और उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा 0.05% इसमें इंक्रीज पहले कर चुका है और ये निर्धारित करेगा दूसरे बैंकों के अपने ऋण पोर्टफोलियो या डिपॉजिट का जो पोर्टफोलियो है, उनके जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट किस प्रकार से है और कितना वो स्प्रेड लेना चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो इकोनॉमी के ऊपर आता ही आता है। आज हो सकता है स्टेट बैंक ने आज बढ़ाया है, अगले 10 दिन के अंदर दूसरा कोई पब्लिक सेक्टर बैंक बढ़ा दे या प्राइवेट सेक्टर का बैंक बढ़ा दे, क्योंकि आज के समय में जितने भी बैंकों के ऋण की जो नीति है वो उनके ऊपर निर्धारित करती है। पहले कोरोना की मार से करीब 1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। ऐसे में बैंकों के होम लोन की EMI बढ़ने से लोगों की परेशानियों में और इजाफा ही होगा। नई दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आसनसोल में हुए बायपोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने जो जीत दर्ज की है वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि एक तो रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीते हैं और दूसरे ये पहली बार है कि टीएमसी आसनसोल सीट जीती है। तो शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शत्रुघ्न सिन्हा साहब, और पहले तो बहुत बधाई आपको, आपने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मार्जिन से ये जीत है, वो भी वहां से जहां टीएमसी कभी नहीं जीती। तो ये जाहिर है कि आप ही का करिश्मा होगा, टीएमसी का नहीं, क्योंकि जीत तो आपने दर्ज की एक ऐसी सीट से जहां पर टीएमसी के लिए मुश्किल था। कैसे मुमकिन हुआ ये? नहीं, थोड़ा हमारा भी असर हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट श्रेय दूंगा वो यहाँ की मोस्ट पॉपुलर लीडर इन ट्रू सेंस, द आयरन लेडी, द ग्रेट लीडर ममता बनर्जी को, उनके तमाम टीम को, उनके तमाम नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के और कार्यकर्ताओं को, और सबसे ज्यादा मैं जीत की बधाई दूंगा
तो आसनसोल की जनता जनार्दन को यानी उन्होंने ऐसे स्वीकारा मुझे इतनी आत्मीयता के साथ, यानी गौरवान्वित महसूस किया कि आसनसोल के लोग इस तरह से मुझको प्यार से, और जैसे यहाँ कहते थे शत्रुघ्न सेना स्वागतम स्वागतम, शत्रुघ्न सेना स्वागतम स्वागतम, यानी ऐसे स्वागत किया कि मैं भाव विभोर हो गया। और पहले ही क्षण जब मैं यहाँ उतरा, दुर्गापुर से आया मैं आसनसोल की ओर, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ऐतिहासिक क्षण है ये, ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल मूवमेंट, हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रहा। साथ ही मैंने हिस्टेरिकल रिएक्शन देखा है, रिस्पॉन्स, इमोशंस का, वेलकम का, प्यार का, ब्लेसिंग्स का। गजब के लोग हैं आसनसोल के लोग, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन भी है, यहाँ हमारा बंगाली परिवार भी रहता है, नॉन बंगाली परिवार भी है, बिहारी भी हैं, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग रहते हैं, बसते हैं, काम करते हैं, कोयला खदान में मजदूर है, जगह जगह काम करते हैं। तो मुझे लगा हिस्टोरिकल मूवमेंट में एक हिस्टेरिकल रिएक्शन पाया, उसी के आधार पर कह सका मैं कि यहाँ की जीत भी जो होगी, इसलिए मैं कहता था कि यहाँ की जीत भी जो होगी शायद हिस्ट्री क्रिएट कर पाए हम, और ऐसा हिस्ट्री क्रिएट हुआ। इसमें ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी जी का बहुत बड़ा योगदान है, कल्याण बनर्जी का, हमारे अपने मौलय घटक का जो हमारे गार्डियन थे यहाँ पे आसनसोल में, हमारे अमरनाथ चैटर्जी जी का, नरेंद्र दास जी का, हरे राम जी का, तापस बाबू का, विधान जो है विधान बाबू ने, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर मानिक बाबू, उनके बेटे, और इतने सारे यहाँ के लोग, यहाँ अभिजीत का, जितने सारे लोग यहाँ थे, उन्होंने जी जान लगा दिया ना सिर्फ मुझे आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि तृणमूल कांग्रेस को ये जीत हासिल कराने के लिए। और जब मैं कहता हूं, और आप भी जानते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन सब का प्यार, इन सब का ब्लेसिंग्स, इन सब की कमिटमेंट, इनका डेडिकेशन, हमारा भी डिवोशन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति एक जीत का कारण बना। और उसके लिए हम अल्लाह ताला का, भगवान का और वाहेगुरु का बहुत बहुत आभार मानते हैं, बहुत बहुत आई एम ग्रेटफुल इंडीड टू गॉड। तो ये जो जीत दर्ज की है यहाँ पर टीएमसी ने, बल्कि टीएमसी ने बाईपोल्स में दोनों जगहों पर जीत दर्ज की है, विधानसभा हो या लोकसभा, यानी बालीगंज या आसनसोल। इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में जो बाईपोल में जीत दर्ज की है टीएमसी ने, और खास करके आसनसोल लोकसभा सीट पर, तो इस जीत के क्या मायने हैं, कितनी अहम है ये जीत? बहुत मायने रखता है। थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे दोस्तों ने, बीजेपी के दोस्तों ने, जिस तरह से पिछले चुनाव में, बंगाल के चुनाव में ममता दीदी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया, उनका अपमान, उनका ह्यूमिलेशन करने की कोशिश की, जिस तरह से बंगाल में इन्वेजन या इन्वेट करने की कोशिश की बगैर किसी एजेंडा के, अपने धन शक्ति के आधार पे, अपने गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर के आधार पे, और जिस तरह से हमारी ममता जी पे प्रहार भी हुआ, अटैक भी हुआ, उसके बावजूद हमारी ममता जी ने जिस तरह से व्हील चेयर पर बैठ के, ये हवाई चप्पल की क्वीन और कॉटन साड़ी की क्वीन, आयरन लेडी बनकर, ये जिस तरह से इन्होंने अपना प्रचार और प्रसार किया जनशक्ति के आधार पे, बंगाल के जनशक्ति के आधार पे, वो बेमिसाल रहा, अभूतपूर्व रहा। और साथ ही साथ लोगों को ये भी लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से महिला के बारे में, खासकर हमारी महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने कहा, दीदी वो दीदी वो दीदी। मान लीजिए उन्हीं को कोई कहे जीतने के बाद, यहाँ के लोग कहें चाहे कहीं के लोग कहें, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मोदी वो मोदी मोदिया इस तरह से बोले। आपको प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात करे, ऐसी भाषा का या शब्दों का प्रयोग करे। दीदी के बारे में हुआ, हमारी तो खैर यहाँ प्रेसिडेंटेड ऐतिहासिक जीत हुई, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं, वैसी हुई।
ये सब ऊपर वाले के आशीर्वाद से और इन लोगों के त्याग से, इन लोगों का जो प्यार परिश्रम किया उसकी वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पूरे देश में इस बार जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, खासकर सारा बीजेपी का आपकी भाषा में या मीडिया की भाषा में कहा जाए तो कह सकता हूं तो सुपड़ा साफ हो गया है। कहीं भी दिख नहीं रहे दूर दूर तक। ये कहीं आने वाले कल का आज संकेत तो नहीं दे रहा है, ये भी सोचना होगा। एक जगह कहीं सामने नजर नहीं आए, क्योंकि कई बार होता है, आप कहते हैं कई बार ईवीएम मशीन के मिसयूज से भी कुछ हो जाता है, जैसे यूपी में इस बार हुआ, या जहां जहां सिंगल इंजन या डबल इंजन की सरकार रही वहां मिसयूज ऑफ ईवीएम या सिलेक्टिव मिसयूज ऑफ ईवीएम की वजह से हुआ। पंजाब में नहीं हो सका, केरला में नहीं हो सका, बंगाल में नहीं हो सका, क्योंकि मशीनरी उनका नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका नहीं था। तो बिल्कुल, तो आप साफ कह रहे हैं कि जहां जहां सरकारें रही वहां पर ईवीएम के दुरुपयोग का आप आरोप लगा रहे हैं। साथ ही आपने ये भी कहा है एक बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह ममता बनर्जी के लिए दीदी ओ दीदी के शब्द इस्तेमाल किए थे, जिस लहजे में, वो लोगों को पसंद नहीं आया, और उसके बाद जो ये जीत है वो एक तरह से जवाब है इस चीज का। और आप ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लिए आपने ममता बनर्जी की बहुत सारी तारीफ की, उनको क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, ये तमाम चीजें कही। अगर विपक्ष को एकजुट होकर सामना करना है सरकार का, तो फिर वो चेहरा क्या ममता बनर्जी हो सकती हैं जिनके पीछे विपक्ष खड़ा होगा? उन्होंने दिखा दिया। ममता बनर्जी ने, अभिजीत बनर्जी या कल्याण बनर्जी, जितने लोग हैं, मलय घटक वगैरह, जितने लोगों का नाम लिया हमने, इन लोगों ने तो साबित करके दिखा दिया है कि देखिए सबसे सक्षम, सबसे काबिल कोई मुख्यमंत्री, कोई लेडी, कोई महिला, कोई ग्रेट लेडी, ग्रेट लीडर है तो हमारी सबकी अपनों की ममता बनर्जी हैं, और उन्होंने करके दिखा दिया। अब रही बात 2024 की, अब लोगों की निगाहें 2024 में पड़ी हुई है। अभी इस बार जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव की जीत के बाद भी उनको अपनी हार का सामना करना पड़ा है या करवाया गया उनको, तो ये बातें अब बहुत दिन तक दबेगी नहीं। कारपेट के नीचे आप चीजों को दबा के रखेंगे तो कई बार चीजें उभरती जाती हैं, दबती नहीं है, खुलकर आती हैं एक दिन, और आएंगी। और 2024 में हम सबको तैयार रहना है, विपक्षी दलों को भी, और खासकर हमारे टीएमसी तो बिल्कुल तैयार है। अभी आपने देखा जी, आपने देश के माहौल की भी बात की। इस समय दिल्ली की चर्चा अगर है कहीं पर सारे न्यूज़ में, समाचारों में, तो वो यहाँ पर जो फैले हुए दंगे हैं उसकी वजह से है। उसके पहले हमने देखा रामनवमी के जुलूस हों या अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, छोटी छोटी बातें जो हैं वो धार्मिक रंग ले रही हैं और बंटवारा बढ़ रहा है। और आप बीजेपी में भी रहे हैं, पर आप अब दूसरी पार्टी में हैं, और आप एक ऐसे भारत में रहे या फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहे हैं हम सब लोग। तो ये जो समाज में दिख रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इसी को प्रैक्टिस करते आए हैं, और हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद, एक अपना स्थान बनाने के बाद, मैंने ये भी सीखा है, सर्व धर्म समभाव, सब धर्म का, सारे धर्मों का, सारे लोगों का समान परिवार, समान तरीके से उनकी इज्जत होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और ये भी जानता हूं कि हम सब इस क्षेत्र में जो हैं, चाहे पूरे देश में जो लोग हैं, वो सब भारत माँ के संतान हैं। एक दूसरे के साथ ना भेदभाव होनी चाहिए, ना किसी किस्म की दूरी होनी चाहिए। और ऐसा अगर कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व करते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए। सूनर द बेटर, इसको कहते हैं अंग्रेजी में निप द बड इन द बिगनिंग। शुरू में ही इसको आप खत्म करें ताकि नासूर ना बने, ज्यादा बड़ा ना हो। आज देखिए आसनसोल में इस बार इतना बढ़िया से रामनवमी की यात्रा निकली, यहाँ रामनवमी मनाई गई अच्छे से। मुझे पूरा विश्वास है ईद भी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे जितने लोग थे, अब मैं तो नहीं देखा, किस हालत सुना कि कुछ लोग कोशिश करेंगे, जब चुनाव हारने की घड़ी आती है तो कुछ लोग कोशिश करते हैं, खासकर एक खास दल के लोग और उनके सहयोगी कोशिश करते हैं कि किसी तरह भड़काऊ भाषण हो, किस तरह से कुछ दंगे फसाद की कोशिश की जाए, कुछ आगे बात बढ़े या बिगड़े। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक और खास बात है, यहाँ पे
शुरू के ही यहाँ के गेट ऑफ आसनसोल पे लिखा हुआ है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। यही पूरे देश में होना चाहिए। ये दिल्ली में जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए। इंसाफ का होना ही जरूरी नहीं है, इंसाफ का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए होना चाहिए। और जो मैंने कहा जल्द से जल्द सुंद सुनम, ताकि समाज में सद्भावना हो, भाईचारा हो, एक दूसरे से मिलकर रहें, प्यार से रहें, बढ़ें, जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत समाज को आगे बढ़ाएं, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाएं, सब मिलकर भारत माँ की संतान बनकर। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपको हमेशा से लोग बिहारी बाबू के नाम से जाते रहे, फिल्म इंडस्ट्री में भी बंगाल से अपने ऐसी शानदार जीत दर्ज की है। आपके ऊपर बाहरी होने की कई बातें तो हुई, चर्चा टिप्पणी इस तरह की, लेकिन अब आप ये साबित हो गया कि न सिर्फ बिहारी बाबू हैं, बंगाली बाबू भी हो गए। पे कुछ लोगों ने आसनसोल में मुझ पर टैग लगाने की कोशिश की कि मैं आउटसाइडर हूं। तो मैंने उनको कहा शुरू में कि भाई हम तो पटना, अपने जन्म स्थान पटना गए बिहार, वहां भी जब चुनाव लड़ने गए थे लोगों ने कहा था मैं बाहरी हूं। समझ में नहीं आया। मैं पटना में जहाँ पैदा हुआ, जहाँ कॉलेज गया, स्कूल गया, वहां कहा गया मैं आउटसाइडर हूँ। आसनसोल में भी कुछ लोगों ने कहा, और खासकर एक खास दल के लोगों ने तो बहुत जोर शोर से बात फैलाई कि आउटसाइडर है। उस दल के लोगों ने तो हमें कुछ हद तक गद्दार भी कह दिया। अब समझ में नहीं आ रहा मैंने गद्दारी कब की देश के साथ। अगर मैं गद्दार हूँ, आज का रामायण का राम का छोटा भाई शत्रुघ्न, जिसके ऊपर आज तक कोई इल्जाम नहीं, कोई करप्शन का नहीं, कोई ऐसा मेरे ऊपर चार्ज नहीं आज तक लाइफ में, ना सोशल लाइफ में, ना पॉलिटिकल लाइफ में, ना पर्सनल लाइफ में, ना मैरिड लाइफ में, तो उसके ऊपर ना गद्दार तक कह दिया गया, आउटसाइडर कह दिया गया। हमने कहा शायद हो सकता है उनको गद्दार का मतलब नहीं मालूम होगा, इसलिए बोल दिया होगा। और लेडी के खिलाफ मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा था लोगों से कि अगर मैं आउटसाइडर हूं तो जरा सोचो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहोगे, जो गुजरात से आके वाराणसी से, काशी से जो चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, मां गंगा ने बुलाया है, उनको क्या कहेंगे आप। अगर मैं आउटसाइडर हूं तो हमारी लेट एंड ग्रेट इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से जाके चुनाव लड़ी थी। हमारी सबसे अच्छी सहेली, दोस्त और इतनी बड़ी बढ़िया नेता सुषमा स्वराज बेलारी से गई थी। साथ ही साथ आपने प्रणव बाबू को देखा होगा, ग्रेट प्रणव बाबू एक वडोदरा से चुनाव लड़ चुके हैं। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमे, सुचिता कृपलानी और शरद यादव, ये सब बिहार से चुनाव लड़के जीत चुके हैं और जा चुके हैं संसद में। उसके बाद आपको अगर याद हो तो भारत के संविधान के निर्माता, हमारे फादर फिगर, और संविधान के फादर फिगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, ग्रेट, वो नागपुर से आए थे और बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे। तो इतने बड़े बड़े महान लोग जो नेशनल फिगर्स रहे हैं ट्रू सेंस में, अगर वो बाहरी नहीं लगते तो अचानक बिहारी बाबू आपको बाहरी लगने लगा। और ऊपर से वो आदमी बिहारी लग रहा है जो आपको बंगाली बाबू भी है, जिसको बंगाली भाषा से इतनी प्रेम है, बंगाली संस्कृति से इतना प्रेम है, बंगाली मिठाई से, सौंदेश से, बंगाली भद्र लोग से, भद्र महिलाओं से इतना उनका आदर करता हूँ, मानता हूँ उसको। और मैं बंगाली तो बचपन से जानता हूँ। बंगाली में आपने मेरे बहुत सारे भाषण में इंटरव्यू देखे होंगे। तो बंगाली लोगों से आपको इतना प्रेम है, बंगाली मिठाई आपको इतनी पसंद है, बांग्ला तो फिर आप बोलने ही लगे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप बंगाल के लोगों को बंगाली में? আপনার সঙ্গে কথা বললাম, আপনার সামনে আমি এইখানে থেকে একটু দূরের পার্টনার লোক বাংলাতে বলবার চেষ্টা করছি, যদি কিছু ভুল চুক হোক আমায় ক্ষমা করবেন। নমস্কার, ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় হিন্দ, जय बिहार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शत्रुघ्न सिन्हा। और बात करते हैं कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल दिल्ली में कोरोना के 632 नए मामले सामने आए। हालांकि संक्रमण दर पहले से घटकर 4.42% हो गई। इसके साथ ही दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 1900 से ज्यादा हो गई है। 17 फरवरी के बाद ये एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। इधर आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर चर्चा होगी। दिल्ली में फिर से मास्क को अनिवार्य करने और स्कूलों पर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब तेज हो गई है। 5 लोगों पर एनएसए लगाया गया है और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और एमसीडी ने डीसीपी को इस बाबत चिट्ठी भी लिखी है। जया, बिल्कुल, चिट्ठी लिखी है जिसमें ये लिखा है कि 20 और 21 यानी आज और कल अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू करने की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है। एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से इस कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था संभालने के लिए 400 पुलिसकर्मियों, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों की भी मांग की गई है। तो ये वो अदिति, ये वो चिट्ठी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो दिल्ली नगर निगम आज कार्रवाई करने जा रहा है। 400 पुलिसकर्मियों की मांग की गई है क्योंकि जहांगीरपुरी का इलाका हम जानते हैं किस तरह से शनिवार शाम को काफी तनाव वहां पर हो गया था। और दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है, उत्तरी दिल्ली के महापौर और कमिश्नर को पत्र लिखा था कि इन दंगाइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। और यहाँ पर उसके साथ ही उन्होंने जया वो चिट्ठी भी संलग्न की है उस ट्वीट के साथ में, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है उप महापौर को जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हैं कि इकबाल जी, आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, दंगा किया गया था, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा का। नीता, हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो घटना हुई थी, जो सांप्रदायिक सौहार्द वहां पर खराब हुआ था, उसके बाद पथराव करने वालों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, बुलडोजर वहां पर चलाए गए थे। और यहाँ पर अब एमसीडी ने जिस तरह की चिट्ठी डीसीपी को लिखी है, 400 पुलिसकर्मियों की मांग की गई है, यहाँ पर भी वही होने जा रहा है क्या? अदिति, ये जो इंक्रोचमेंट ड्राइव थी ये पहले से प्लान थी, ऐसा जो सूत्र है उनका कहना है कि ये स्पेशल जॉइंट इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम है जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में ज्यादातर जो वहां पे जब मैं गई थी तो देखा था कि वहां पे कबाड़ी के जो लोग हैं वो वहां पर ज्यादा रहते हैं, जिन्होंने अतिक्रमण, जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया हुआ था। यही वजह है कि जो नॉर्दर्न दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसने जो चिट्ठी लिखी है उसने बोला है कि स्पेशल जॉइंट इंक्रोचमेंट रिमूवल एक्शन प्रोग्राम के तहत पीडब्ल्यूडी, लोकल बॉडी, पुलिस, वर्क मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और वेटरनरी डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट सेल नॉर्थ डीएमसी के जो हैं वो इकट्ठा होने चाहिए और जो 400 पुलिस वाले जो हैं उन्हें सपोर्ट स्टाफ दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह की इंक्रोचमेंट ड्राइव्स होती हैं तो लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उसे अपोज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सभी विंग्स ऑफ गवर्नमेंट को इकट्ठा लेकर इस तरह की इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जाती हैं। नीता, यहाँ पर आप बता रही हैं कि सूत्र बता रहे हैं पहले से ही ये निर्धारित था इस इंक्रोचमेंट ड्राइव पर काम करने को, आज और कल ये ड्राइव होने की बात हो रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं, दिल्ली के बहुत से इलाके हैं जहां इंक्रोचमेंट है, क्या ये कार्रवाई जहांगीरपुरी के अलावा वहां भी होगी? ये अलग अलग, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो एमसीडी है वो अलग अलग जिलों में थी, तो जहां जहां की शिकायतें जो हैं वो आती हैं, यहाँ खुद वो अपने जो इन्फोर्समेंट सेल्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। हमने देखा है जया कि इस तरह की कार्रवाइयां बाजारों में भी होती हैं, जो थड़ी पर बाजार लगा देते हैं, चाहे वो सरोजनी नगर हो, चाहे वो लाजपत नगर हो। कई बार जो आती है एमसीडी की जो इंक्रोचमेंट सेल है वो आती है और अपनी ड्राइव्स करती है। तो आज ये जो 19 बजे से शुरू होगी ये ड्राइव, 3 दिन के लिए ये बताया जा रहा है कि कभी भी होगी। तो ये इस तरह की जो इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये प्लान्ड होती हैं, लेकिन क्योंकि जहांगीरपुरी अभी सुर्खियों में है तो इस करके ये जो बात है वो सामने आ रही है। अदरवाइज इस तरह की ड्राइव जो है ये डिपार्टमेंट हमेशा करता रहता है। जया, बिल्कुल नीता, आप हमारे साथ बनी रहे क्योंकि इस खबर को थोड़ा और विस्तार से आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। दिल्ली का जो जहांगीरपुरी का इलाका है वहां पर इस हिंसा के मामले में जो 5 आरोपी शामिल है इसमें, उसमें दिल्ली पुलिस ने उन पर एनएसए लगाया, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। काफी कड़ा कानून होता है ये। गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश पहले ही दिए थे। और जिन आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है उनके नाम अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीर हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक अन्य आरोपी गुल्ली को भी गिरफ्तार किया है। गुल्ली पर हिंसा में शामिल लोगों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। वहीं पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए वायरल वीडियो में देखा गया सोनू पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है।
और अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि एनएसए क्या है, जो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, रासुका जिसे कहा जाता है। किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है प्रशासन। किसी से देश की सुरक्षा सद्भाव का संकट महसूस हो तो पहले ही व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। और ये कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कितना सख्त बनाया गया। और बहुत सी बार ऐसा भी देखने को मिला है अदिति कि इसका दुरुपयोग भी होता हुआ कई बार देखने को मिला है। बहरहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जहांगीरपुरी में शनिवार शाम को जो हिंसा हुई, जो वातावरण खराब हुआ, तनावपूर्ण हुआ, उसमें जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में जो मुख्य आरोपी है अंसार, उसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंची है, जो अंसार की नानी का घर बताया जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगा है उसमें अंसार भी शामिल है। और एक बार फिर से हम हमारी सहयोगी नीता के पास चल रहे हैं। नीता, यहाँ पर 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। उसके अलावा जो है मिदनापुर तक, पश्चिम बंगाल तक जो है अब दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो पड़ताल कर रही है। आरोपियों को लेकर क्या जानकारी यहाँ पर मिल पा रही है, क्योंकि जिसका वीडियो वायरल हुआ था वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अदिति, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रॉडली पुलिस का कहना है कि जो ये केस है, ये 4 एफआईआर जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 3 जुवेनाइल हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी नहीं बोलेंगे, रिमांड होम की डिटेंशन बोलेंगे। जहां तक ये अंसार का सवाल है, अभी तक की जो जांच है, पुलिस का ये कहना है कि वो लग रहा है कि वो इनिशिएटर था और मोटिवेटर था। कॉन्स्पिरेसी की बात अभी पुलिस नहीं कर रही है, क्योंकि जैसा कि हिंदू संगठित लोग जो दावा कर रहे थे कि ये पहले से संयोजित या प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, तो ऐसा कहने से पुलिस ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अभी ये बात सामने नहीं आई है। अभी ये लगता है कि अचानक से, क्योंकि भीड़ उग्र हो गई, तब ये जो है हादसा हुआ। लेकिन अभी क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए आगे चल के कोई कॉन्स्पिरेटर सामने आए तो ये नहीं कहा जा सकता। जहां तक भीड़ की संख्या का सवाल है, पहले जो 2 प्रोसेशंस थे जिन्हें परमिशन मिल गई थी, उन्होंने 25 मार्च और 31 मार्च को अपनी परमिशन लेने के लिए याचिकाएं जो हैं वो थानों में दी थी, उन्हें परमिशन मिल गई थी। उन जुलूसों की जो संख्या थी वो 100 से 150 के आसपास थी। लेकिन ये जो लास्ट प्रोसेशन था, इसमें सबसे ज्यादा संख्या थी, इसमें 400 के आसपास जो लोग थे वो थे, और ज्यादा नौजवान लोग थे, और इसे परमिशन नहीं दी गई थी। इन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है पुलिस स्टेशन में दी हुई थी। 70% जो है वो प्रोसेशन निकल गया था। जो लास्ट का 30% था, जो नौजवान लड़के थे वो तलवारें निकालकर और अलग अलग इस तरह के वेपन्स निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण जब अंसार बाहर आया और उसने बोला कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, और तू में शुरू हो गई, जिसके कारण ये जो वायलेंस है वो रिपोर्ट हो गया। अगर मैं आपको बात बता पाऊं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लगाया गया है, ये बहुत स्ट्रिंजेंट एक्ट है। ये 12 महीने तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन पहले ही 12 दिन में इसे स्टेट गवर्नमेंट को रैटिफाई करना होता है। यानी ये जो ऑर्डर है, फोर्स सिर्फ 12 दिन के बाद नहीं रहेगा अगर इसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रैटिफाई नहीं करेगी। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने देखा है कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जिनकी चार्जशीट्स बेशक से फाइल हुई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी मंजूरी नहीं दी है। अदिति, बिल्कुल नीता, संक्षेप में आप ये भी बताएं, क्योंकि आपने ही कल ये जानकारी दी थी कि दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को दी है, उसका जिक्र करते हुए बताएं। और साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है पश्चिमी मिदनापुर में अंसार के संबंध में, वहां से कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? अभी देखो, अब इनका पूरा का पूरा 360 डिग्रीज जो है इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी जया। तो ये कहाँ जाते थे, क्योंकि अभी जो पुलिस है उनका कहना है कि उन्होंने वेपन्स भी रिकवर कर लिए हैं, लेकिन ये वेपन्स कहाँ से सोर्स हुए हैं उसकी जानकारी जो है वो पुलिस इकट्ठा कर रही है। तो उसके लिए जितने भी एक्यूज पकड़े गए हैं, जहां जहां उनके लिंकेजेस सामने आएंगे, मोस्टली जो पकड़े गए हैं उनके लिंक्स वेस्ट बंगाल से सामने आ रहे हैं, तो यही करके जो टीम्स हैं वहां गई हैं। जया जी, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नीता बता रही है कि अब चौतरफा, जिसे कहते हैं कि एक 360 डिग्री तक पुलिस ने जांच को शुरू कर दिया है, कोई भी पहलू वो छोड़ना नहीं चाहती। गृह मंत्री जो है वो पहले ही सख्ती बरतने के निर्देश दे चुके हैं और 5 आरोपियों पर एनएसए भी लगाया जा चुका है। और इस बीच एक खबर ये भी आई कि एमसीडी अब जो है वहां पर अतिक्रमण जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, जिसको लेकर राजनीति जरूर गरमाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किए गए कथित रूप से 2 पशु तस्कर जो थे, उनकी असम के कोकराझार में एक हमले में मौत हो गई है। असम पुलिस के मुताबिक दोनों पशु तस्कर जो हैं उनको जांच के लिए ले जाया जा रहा था जब संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला किया। तो एक बड़ी खबर है, पुलिस सुरक्षा में कथित रूप से पशु तस्करों की मौत हुई है और इस हमले में दोनों तस्कर मारे गए और 4 पुलिस वाले भी घायल हुए। मेरठ में गिरफ्तारी के बाद दोनों तस्करों को असम पुलिस के हवाले किया गया था। अब असम पुलिस ने इस हमले वाली जो जगह है वहां से AK-47 तक बरामद करने का दावा किया है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी का। रतनदीप, यहाँ पर बड़ी हैरान करती है ये बात कि वो पुलिस की कस्टडी में थे और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ है। क्या जानकारी मिल रही है इस हमले को लेके, और जो AK-47 जैसी राइफल्स अगर बरामद हुई है तो उसको लेके भी कोई डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, ये जो मामला सामने उभर के आया है, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये तब हुआ है जब ये 2 जो तस्कर हैं इनको जब मेरठ पे अरेस्ट किया गया था। असम पुलिस का एक रिवार्ड भी था इनके नाम पे और असम ने इनको ट्रांजिट रिमांड पे लाया था। यहाँ पे नॉन अवेलेबल वारंट था इनके अगेंस्ट और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी क्योंकि असम पुलिस का ये दावा है कि इन्होंने अपने इंटरोगेशन में एक इंटरनेशनल जो कैटल स्मगलिंग ट्रेड जो बांग्लादेश के माध्यम से होता है उसके बारे में खुलासा किया था। और असम पुलिस का ये भी दावा है कि उस ट्रेड में किस तरह से उस ट्रेड का मनी जो पैसा है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो उग्रवादी संगठन है उनके पास भी पहुंचने की जो लिंक है, ये इसके बारे में भी इन्होंने खुलासा किया था। और इसके साथ साथ ही असम पुलिस के सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अपने इंटरोगेशन में ये भी कहा था कि जो बाकी जो देशों के जो सीक्रेट सर्विसेज हैं जैसे ISI वगैरह, ये भी इसके साथ ट्रेड के साथ लिंक थे। तो बहुत बड़े खुलासे इन्होंने किया है, ऐसा दावा पुलिस का है। तो पुलिस के मुताबिक ये इन लोगों को जब ये जो इलाका है असम के गोसाईगांव में बहुत ही दुर्गम इलाका है कोकराझार जिले में, जहाँ पे इनको लेके जा रहे थे पुलिस उस जगह पे लेके जा रहे थे जहां से वो ये जो तस्करी होती थी। मगर पुलिस के मुताबिक जब इनको लेके जा रहे थे, ये जंगलों से घिरा हुआ जगह है जहां पे कोई गांव नहीं है, वहां पे उग्रवादियों ने उनके ऊपर एम्बुश किया। पुलिस का ये दावा है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल कैटल ट्रेड सिंडिकेट के मेंबर्स थे और इनका लिंक उग्रवादियों के साथ भी था, तो उग्रवादियों ने इनको खामोश करने के लिए इनके ऊपर हमला किया था। इस हमले पे ये जो 2 तस्कर हैं, इन दोनों की वहां पे मौत हुई और 4 पुलिस कर्मी भी घायल है। पुलिस ने अब तक ये इन बातों की पुष्टि की है। मगर किन हालात में ये एम्बुश हुआ, ये इसके बारे में और भी थोड़ी क्लैरिटी पुलिस से अभी भी आनी बाकी है। जबकि पुलिस ने एक लाइन में आप जवाब दें कि जो संदिग्ध उग्रवादी बताए जा रहे हैं, क्या उनकी जानकारी मिली है, कोई पकड़ा गया है? देखिए, जो संदिग्ध उग्रवादी है उनको जानकारी नहीं मिली है, मगर वहाँ पे एक AK-47 राइफल और कुछ एमुनिशन बरामद हुई है। और वो जो इलाका है कोकराझार जिले का, उस इलाके में उग्रवादियों की मूवमेंट होती रहती है। एक समय ऐसा भी था क्योंकि वह उसको एक हॉटबेड, उग्रवादियों का हॉटबेड के रूप में जाना जाता था। मगर हाल ही के दिनों में वहाँ पे ज्यादा बड़ी कोई उग्रवाद की घटना भी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किए गए थे 2 कथित रूप से पशु तस्कर बताए जा रहे थे। जांच के दौरान असम कोकराझार इलाके में उनको ले जाया गया जहां एम्बुश हुआ, यानी आपसी झड़प हुई संदिग्ध उग्रवादियों से, जिसमें 2 पशु तस्कर वो जो है मारे गए हैं और एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और अब रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करते हैं, जिसके बीच रणनीतिक रूप से बहुत अहम है और तटीय शहर मिकोलाइव पूरी तरह से खंडर में बदल गया है। रूस के युद्धपोत के डूबने के बाद से मिकोलाइव और ओडेसा शहर रूसी सेना के खास तौर पर निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि ओडेसा में हुए मिसाइल हमले में ही रूसी सेना की जो शान मानी जाती है मोस्कवा युद्धपोत, उसको तबाह कर दिया गया था। मिकोलाइव और ओडेसा से हमारे सहयोगी NDTV के हमारे संवाददाता उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां हम सोमवार की शाम थे, वहां रात की हालत ऐसी रही। रूस के हमलों से मिकोलाइव शहर थर्राता रहा। दिन के उजाले में मिकोलाइव की तबाही ऐसी नजर आती है। रूस की मिसाइलों ने
यहाँ के प्रशासनिक भवन का ये हाल किया है। और जिस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है, हम आपको इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 29 मार्च के इस हमले में 36 आम शहरी मारे गए। 29 in the morning they attacked this building, and in the evening they destroyed civilian Mykolaiv International Airport. They attacked from Black Sea. They attacked from the Black Sea. Black Sea, because Black Sea and Sea of Azov is occupied by Russians. हमला मिकोलाइव के इस होटल पर भी हुआ और यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी। ये मिकोलाइव एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ और हमले के बाद देखिए यहाँ पे बर्बादी के जो निशान हैं वो किस तरह से बिखरे पड़े हैं। कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे। परखच्चे उड़ चुके हैं एयरपोर्ट बिल्डिंग के और यहाँ चारों तरफ जो है वो परखच्चे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। कोई भी एक जो हिस्सा है वो साबुत नहीं बचा है। इस अटैक के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कोई एक शख्स यहाँ नज़र नहीं आता, कोई एक इंसान यहाँ पे नहीं है, किसी तरह से यहाँ पे कोई सुरक्षा कर्मी भी नज़र नहीं आता। हाँ, इस इलाके को घेर ज़रूर दिया गया है और देखिए कि सामने जिस तरह से जो फायर टेंडर है वो भी अपनी जगह खड़ा है और ये प्लेन ये कहीं जाने के लिए यहाँ टैक्सी एरिया में खड़ा होगा, लेकिन हमले के बाद ये उड़ नहीं पाया और यहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर से अगर अशोक आप दिखा पाएँ कि उस तरफ जो कुछ विमान हैं वो खड़े हैं जो यहाँ से उड़ान नहीं भर पाए। और दूसरी बात ये कि इस एयरपोर्ट पर हमले के ज़रिए जो यहाँ से विमानों की आवाजाही थी उसको रोक दिया ताकि किसी तरह से जो यहाँ पे सैन्य मदद हवाई रास्ते से है वो ना पहुँच पाए। 5 लाख की आबादी वाले मिकोलाइव से करीब 3 लाख लोग निकल चुके हैं। शहर वीरान नजर आता है। दरअसल रूस मिकोलाइव शहर पर कब्जा कर जमीनी रास्ते से ओडेसा की ओर बढ़ना चाहता है। ये दोनों शहर काले सागर के किनारे हैं। यहाँ के बंदरगाह समुद्री रास्ते से यूक्रेन को दुनिया से जोड़ते हैं। वो इसलिए है क्योंकि रूसी जो पोत है वो काले सागर में लगातार गश्त पर है और लगातार रूस की तरफ से जो हमले का खतरा है वो बना हुआ है और रूस ने इस समुद्री रास्ते से हमले किए भी हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन रूस का युद्ध जब 24 फरवरी को शुरू हुआ तो ओडेसा शहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था क्योंकि इस पर एक बड़ा जो हमला है उसकी तैयारी रूस की तरफ से थी। अभी जो रूसी युद्धपोत जो डुबाया गया है यूक्रेन की तरफ से नेपच्यून मिसाइल मारकर, वो भी इन्हीं इलाकों के किसी सामरिक ठिकाने से काले सागर में तैर रहे, काले सागर में मौजूद रहे जो मस्कोवा युद्धपोत है उसको डुबाया गया और उसके बाद से रूस की तरफ से एक बदले की कार्रवाई की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। लेकिन हमले की आशंकाओं के बीच भी ओडेसा के लोग अपना जीवन सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। We are almost back to normal. I mean, especially compared to the first days of war. So now that we feel comparatively safe because Mykolaiv took the blow and has been standing strong for almost 2 months now. It will be a long period to back to another normal life. दिन सामान्य बेशक हो पर शाम होते ही ओडिशा में भी एयर रेड सायरन की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं। यहाँ के लोगों ने इन सायरनों और चेतावनियों के साथ जीना सीख लिया है। पेशे से कलाकार एंड्री वायोसिन राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो कि खुद एक कॉमेडियन रहे हैं, उनकी आलोचना को बेतुका बताते हैं। कहते हैं कि पूरा देश उनके पीछे खड़ा है। No, now I think that he is like a center of our country, of our defense. So only what can we do now is to support him because he make now he's the leader of our defense. So we must support him. युद्ध ने यूक्रेन को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषक यारोस्लाव कैथोलिक बताते हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन नजर
इस बात पर भी है कि शांति स्थापना के लिए वे किस तरह से रूस को मजबूर कराने में कामयाब होते हैं। It's important that his rating is depends on situations on the battlefield and of course of peace negotiations. It's about conditions. You know, if we have bad conditions, his rating was going down. कीव के खतरे, बूचा का नरसंहार, बोरोदेंका में तबाह घर संसार, साथ ही मिकोलाइव में मची विनाश लीला और ओडेसा में मंडराते खतरे के बीच हम आपके लिए यूक्रेन से पल पल की खबर लेकर आए अपने सहयोगी अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ। मैं उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर आज दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां पर हिंसा हुई हनुमान जयंती पर और अब वहां पर बुलडोजर की एंट्री हो गई है। एमसीडी ने 400 पुलिसकर्मी मांगे हैं दिल्ली पुलिस से वहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने पर खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। दूसरी खबर जहांगीरपुरी की हिंसा को लेकर सोनू अंसार और सलीम समेत 5 लोगों पर एनएसए लगाया गया है। तीसरी खबर मुंबई से आई, जहां पर लाउडस्पीकरों पर जो विवाद चल रहा है उसके बाद पुलिस ये दावा कर रही है कि 70% मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट गया है और बाकी जगहों से लाउडस्पीकर की आवाज़ जो है वो काफ़ी कम कर दी गई है। इसके बाद अब लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में मास्क ज़रूरी हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से स्कूल बंद होंगे और ऑनलाइन क्लास का सहारा लेना होगा। पांचवी खबर रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई और अब डोनाबास पर टिकी हैं पुतिन की निगाहें। आपको करना ये कि हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेनी है और अपने पसंद की खबर चुने आप, हम उसे विस्तार से दिखाएंगे।